प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में निर्मल टीटी कॉलेज हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना इस विषय के अंतर्गत जो आज का मेरा जो प्रकरण है, टॉपिक है, वो 38वां टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसको 3 दिन करीब हो गए हैं और समानता के लिए शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और समानता के लिए शिक्षा, बिना किसी भेदभाव के लिए शिक्षा, वो इसमें संकलित कर रहा हूँ आज के इस टॉपिक में। कि जो आज मेरा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और समानता के लिए शिक्षा। तो इसमें जो प्रकरण है मेरा आज का, इसमें सबसे पहले जो आता है ये 1986 की जो शिक्षा नीति है, इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। इसके शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान की गई है। इसके अंदर जो शैक्षिक अवसर हैं बिना किसी भेदभाव के उनमें समानता के लिए इसमें महत्व दिया गया है, विशेष बल दिया गया है इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। और कुछ लोग इससे वंचित रहे हैं, उनके लिए इसमें विशेष प्रावधान किया गया है, उनका विशेष ध्यान रखा गया है। जो वंचित रह गए हैं उनके लिए शिक्षा के लिए बहुत अधिक विशेष ध्यान दिया गया है, जिनमें सबसे पहले मैं ए नंबर पर लेता हूं अनुसूचित जातियों की शिक्षा, अर्थात एससी वर्ग, अर्थात एससी वर्ग। तो देखिए अनुसूचित जातियों पर चर्चा करते हैं। तो इसमें जो पिछड़े हुए जो बालक हैं, दलित हैं, जिनको कहते हैं दलित कहते हैं, उनके लिए समाज के साथ अनुसूचित जो जाति है उनके लिए समान शिक्षा के सभी स्तरों पर, समान शिक्षा के सभी स्तरों पर और सभी क्षेत्रों में, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो उनमें, और चाहे ग्रामीण पुरुष हो चाहे शहरी पुरुष हो, चाहे शहरी बालक हो चाहे ग्रामीण बालक हो, चाहे शहरी स्त्री हो चाहे नगरीय स्त्री हो, उनमें बिना किसी भेदभाव के अनुसूचित जाति, जनजाति नहीं जाति, ऐसी, इसके लिए जो निर्धन परिवार हैं उनके लिए 6 वर्ष से और 14 वर्ष तक, लेकिन उनके लिए विशेष 5 से और 14 वर्ष तक का प्रावधान है। जबकि जो शिक्षा नीति 1909 है उसमें तो 6 से और 14 वर्ष है, लेकिन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो एससी वर्ग के जो छात्र छात्रा हैं, विद्यार्थी हैं, चाहे महिला पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी, लेकिन निर्धन परिवार से, उनके लिए 5 से और 14 वर्ष तक का प्रावधान रखा गया है। और 5 से और 14 वर्ष तक की जो आयु है उसका जो प्रावधान रखा गया है वो निरंतर विद्यालय में भेजने हेतु माध्यमिक शिक्षा तक, प्राथमिक से और माध्यमिक शिक्षा तक कक्षा 1 से उन बच्चों को छात्रवृत्ति देने का भी प्रावधान, जिनके माँ बाप क्या करते हैं, खाल उतारते हैं, सफाई करते हैं और जिनके साफ सफाई का कार्य करते हैं, खाल उतारने का काम करते हैं, रेंगने का काम करते हैं, जो बिल्कुल ही एकदम कमजोर हैं, सफाई का विशेष जो कार्य करते हैं, उनके लिए ऐसा प्रावधान है कि कक्षा 1 से माध्यमिक तक उनको छात्रवृत्ति दी जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लिए जो समानता के लिए शिक्षा है, इसका जो पहला प्रावधान है अनुसूचित जातियों की शिक्षा, अर्थात एससी, और एससी में भी विशेष उनके लिए
जो खाल उतारने का काम करते हैं, रेंगने का कार्य करते हैं, सफाई का कार्य करते हैं, उनके लिए तो कक्षा 1 से और माध्यमिक तक के स्तर के लिए छात्रवृत्ति का भी प्रावधान किया गया है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, इसमें जो अनुसूचित जाति है उनमें शिक्षकों का चयन किया जाए। अनुसूचित जाति के जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनके लिए चयन किया जाए और अनुसूचित जातियों की जो शैक्षिक सुविधाएं दी गई हैं, अनुसूचित जाति के लिए जो शैक्षिक सुविधाएं दी गई हैं उन सुविधाओं का जो स्रोत के रूप में उपयोग किया जाए, उन सुविधाओं का स्रोत के रूप में उपयोग किया जाए, स्रोत के रूप में उन सुविधाओं का विशेष रूप से। इसके बाद में देखिए फिर भी आता है मेरा स्त्रियों की शिक्षा, स्त्रियों की समानता के लिए शिक्षा है, क्योंकि यहाँ अपना जो टॉपिक है वो समानता है। यहाँ पुरुष प्रधान समाज है इस समय, इसमें स्त्रियों की शिक्षा बड़ी दयनीय है। उसमें परिवर्तन के लिए, समानता लाने के लिए स्त्री शिक्षा समानता पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें देखिए शिक्षा का जो प्रयोग है वो स्त्रियों के स्तर परिवर्तन लाने के लिए, एक साधन में उनको जुटाने के लिए, और प्राचीन जो विषमताएं थी, प्राचीन काल से जो विषमताएं थी, भेदभाव था स्त्री और पुरुष की शिक्षा में, उसको समाप्त करने के लिए, स्त्रियों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, उनके लिए नई शिक्षा प्रणाली की भूमिका सकारात्मक होगी। जो नई शिक्षा नीति की जो प्रणाली है वो कैसी होगी? स्त्रियों की सकारात्मक होगी। उसके बाद में जो पुनरीक्षण पाठ्यक्रम है, पुनरीक्षण पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तकें हैं, शिक्षाओं में प्रशिक्षण, जो शिक्षाओं का जो प्रशिक्षण है वो हो, अभिनवन हो। उसके बाद में निर्णय लेने की क्षमता हो स्त्रियों में। ये सभी कौशल तो है ही है, लेकिन स्त्रियों में निर्णय लेने की, सेल्फ डिसीजन, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता हो। और शिक्षा संस्थानों के सक्रिय सहयोग के द्वारा, शिक्षा संस्थानों के जो सक्रिय सहयोग है उनके द्वारा उनके मूल्यों का विकास हो। स्त्रियों के जो मूल्य हैं, स्त्रियों के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों का सतत शिक्षा के माध्यम से विकास हो। और स्त्री अध्ययन का विकास अनेक शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा। कई ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है इन शिक्षण संस्थानों के द्वारा। जैसे महिलाओं में साक्षरता का प्रसार होना चाहिए। महिलाओं में जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनमें विशेष कमी है इस समय। शहरी क्षेत्र में तो फिर भी जागरूकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको साक्षरता के लिए ऐसे प्रयत्न किए जाएं, सर्वोपरि उसको प्राथमिकता दी जाए महिलाओं के लिए। और जो समयबद्ध लक्ष्य है उस लक्ष्य का निर्धारित किया जाए, उनको लक्ष्यों को, और निर्धारित करने के बाद में उनका सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जाए। सुचारू रूप से क्या किया जाए? क्रियान्वयन किया जाए महिला शिक्षा के लिए। और जो विभिन्न स्तरों के जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं महिलाओं के लिए, विभिन्न स्तरों के जो व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम हैं उन पाठ्यक्रमों में महिलाओं के लिए भागीदारी सुनिश्चित की जाए। महिलाओं के लिए क्या सुनिश्चित की जाए? उनकी भागीदारी महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए वो सीटें। जो पिछड़े क्षेत्र की महिलाएं और लड़के और लड़कियों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। समानता तभी तो मिटेगी। लड़की और लड़कियों में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। और जिसमें महिलाएं जो गैर परंपरागत महिलाएं हैं उनके लिए आधुनिक कार्यों में हिस्सेदारी ले सकें, उसके लिए विशेष बल दिया जाए।
गैर परंपरागत जो महिलाएं हैं वो महिलाएं आधुनिक कार्यों में क्या ले सकें, हिस्सेदारी ले सकें, उसके लिए विशेष प्रावधान किए जाएं और उन पर विशेष बल दिया जाए और महिलाओं को कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऐसी जो महिलाएं हैं उनके लिए प्रोत्साहित किया जाए। मैं बता रहा हूं स्त्रियों की जो शिक्षा है वो समानता के लिए, इस पर अपना जो विचार चल रहा है इस समय बी पर। इसमें देखिए प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको इसमें जो लिंग भेद है समाप्त किया जाए, लिंग भेद को, अर्थात लड़का और लड़की में भेद है, महिला पुरुष में जो भेद है उसको समाप्त करके और समानता की जाए। और नवीन जो प्रौद्योगिकी है, नवीन जो प्रौद्योगिकी है, नई शिक्षा या तकनीकी, उसके अंतर्गत इस प्रकार की महिलाओं को कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाए। नवीन प्रौद्योगिकी में महिलाओं को कार्य करने के लिए क्या किया जाए, मोटिवेशन किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए उनके लिए। इसके बाद में आता है, मैंने आपको अनुसूचित जातियों के बारे में पढ़ाया, 80 स्त्रियों की शिक्षा के लिए पढ़ाया। अभी दोनों मैंने इसलिए नहीं रखे। अब आता है अनुसूचित जनजाति। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, सी है ये अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी, अर्थात एसटी। वो पढ़ाया मैंने एससी और अब पढ़ा रहा हूं एसटी। इनमें अंतर है, एक नहीं है ये, इसलिए बीच में मैंने ये दिया था। अब आता है प्रशिक्षणार्थियों की जो अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा है वो अन्य लोगों के बराबर लाने के लिए नई शिक्षा नीति में 1986 की और 92 में जो संशोधन हुए थे उसके अंतर्गत ऐसे उपाय सुझाए गए थे। इनमें से जो प्रमुख उपाय हैं उन उपायों के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, अब जो मेरा चल रहा है इस समय वो सी चल रहा है, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा, एसटी। उनके लिए जो नई शिक्षा नीति है उसमें क्या क्या ऐसे प्रमुख, कौन कौन से ऐसे प्रमुख बिंदु हैं या ऐसे कौन कौन से सुझाव दिए गए उनके बारे में सबसे पहले मैं पहला जो सुझाव है वो इस प्रकार है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल खोले जाएं। जो अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है एसटी, उनके लिए प्राथमिक स्कूल जहां वो निवास करते हैं वहां खोले जाएं अवश्य रूप से। और उनके भवन निर्माण के लिए सरकार के द्वारा साथ साथ शिक्षा के जो सामान्य कोष से भवन निर्माण के लिए भी उनको सहायता ली जाए, सरकार के द्वारा सहायता ली जाए। और एक वृहद स्तर पर, नंबर 2 आता है वृहद स्तर पर बड़े रूप में इनको आश्रम और आवासीय जो विद्यालय हैं, आश्रम व आवासीय विद्यालय, उनकी स्थापना की जाए। कैसे क्षेत्र में? जहां अनुसूचित जनजाति के लोग ज्यादा रहते हैं उस क्षेत्र में, एसटी वर्ग के जो लोग रहते हैं उनके लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाए, भेदभाव समानता लाने के लिए। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, जो अनुसूचित जनजाति के जो शिक्षित व उसके बाद में जो प्रभावशाली जो युवक हैं, अनुसूचित जनजाति के शिक्षित व जो प्रभावशाली या प्रतिभाशाली जो युवक हैं उनको अनुसूचित क्षेत्रों में ही शिक्षण कार्य सौंपा जाए। उनके लिए शिक्षण के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए, शिक्षण के लिए उन्हें क्या की जाए? प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि शिक्षा का प्रसार हो और समानता हो। अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं उनमें प्राथमिकता के आधार पर
सबसे पहले उस क्षेत्र में क्या किया जाए, प्राथमिकता के आधार पर आंगनवाड़ी केंद्र जो बाल विकास के द्वारा चल रहा है, आंगनवाड़ी केंद्र, पोषाहार वगैरह यहाँ व्यवस्था है, वहाँ साक्षरता की भी व्यवस्था है महिलाओं के लिए। विशेष जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो गर्भवती महिलाओं के लिए, सामान्य महिलाओं के लिए है, पुरुषों बालकों के लिए इतना नहीं है। इसमें जो औपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा है, औपचारिक तो एक स्कूल की शिक्षा है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा, इसके लिए केंद्रों की स्थापना की जाए। जो एसटी वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं उन्हें वहाँ अनौपचारिक शिक्षा केंद्र और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, ये तो जो ओवरेज हो गए हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए, और महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की जाए। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ अनुसूचित जनजाति के लोग बाहुल रहते हैं, वहाँ बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। और अनुसूचित जनजाति में जो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण है, सामाजिक जो सांस्कृतिक जो वातावरण है, उनमें उनकी बोलियां हैं, उन बोलियों, पहनावा, वहाँ की संस्कृति, पहनावा, उसमें प्राथमिक स्तर से ही, बोली से ही पाठ्यक्रम का निर्देशात्मक सामग्री दी जाए। वे जनजाति क्षेत्र के जो लोग हैं, वहाँ की जो स्थानीय भाषा है, वहाँ की बोली है, उनकी भाषा तो नहीं कह सकते, बोली, उस बोली में ही उनको शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि उनकी समझ में अच्छा है, और वहाँ की संस्कृति की पहचान की जाए, और उन सृजनात्मक जो विषय हैं उन विषयों के प्रति चेतना उत्पन्न की जाए। जो सृजनात्मक जो विषय हैं उन विषयों के प्रति वहाँ की क्या की जाए, चेतना, जागृति उत्पन्न की जाए। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, इसके बाद में उनके लिए केवल एक सामान्य शिक्षा ही नहीं, माध्यमिक शिक्षा ही नहीं, उनके लिए उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए, जो उच्च शिक्षा के लिए दी जानी चाहिए, और वहाँ पर उनको छात्रवृत्तियाँ, उनके लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाए, और तकनीकी तथा उनको व्यावसायिक, तकनीकी एवं व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम है उन पर उनको बल दिया जाए, उनका भी विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकें। इसके बाद में देखिए, जो सामाजिक व मानसिक जो अवरोध हैं, सामाजिक एवं मानसिक जो अवरोध हैं इस क्षेत्र में, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में, उनके लिए दूर किया जाए, और विशेष उपचारात्मक पाठचर्या, विशेष उपचारात्मक पाठचर्या तथा अन्य कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ताकि आदिवासी जो विद्यार्थी हैं, इनको आदिवासी विद्यार्थी हैं, उनके लिए, आदिवासी जो जंगलों में निवास करते हैं, भील वगैरह, गडरिया वगैरह, ये इसमें जो आदिवासी विद्यार्थी हैं उनकी सफलता में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, इसमें ऐसा प्रयास किया जाए। इसके बाद में देखिए, उनके लिए कई ऐसी सुविधाएं दी जाएं जिससे कि वो शिक्षा में अधिक से अधिक रुचि ले सकें, और इस जो विचारधारा है इसमें जुड़ सकें, और समानता या समानता का जो भेदभाव है वो दूर किया जा सके। किसके लिए? जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाए, उदयपुर, बांसवाड़ा वगैरह जो ऐसे क्षेत्र हैं उनके लिए। अब जो मेरा अगला आता है वो आता है अन्य शैक्षिक पिछड़े वर्ग एवं क्षेत्रों की शिक्षा। जो अन्य शैक्षिक क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं, इनके लिए भी देखिए, समाज में सभी जो लोग हैं वो शैक्षिक रूप से, उनके लिए पिछड़े में ये प्रमुखता है, वो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो वांछित जो प्रोत्साहन दिया जाए, उनको ग्रामीण क्षेत्र में विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि पिछड़े लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में अधिक मिलते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो बालक हैं उनके लिए प्रोत्साहित किया जाए।
शिक्षा में जोड़ने के लिए प्रयास किए जाएं। और पहाड़ी व रेगिस्तानी क्षेत्रों में, सुदूर जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जंगल हैं, उनमें, टापुओं में, उनके लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए जो पिछड़े हुए जो ग्रामीण है उस क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में है, रेगिस्तानी क्षेत्र में है, पठारी में तो कम है, लेकिन रेगिस्तानी और सुदूर जो दुर्गम क्षेत्र हैं वनवासी, उनके लिए ऐसी शिक्षा की अलख जगाई जाए जिससे कि वो अधिक से अधिक रुचि ले सकें और अपने आप को, शिक्षा को मुख्य धारा आकर के समाज की मुख्य धारा में आने का प्रयास करें। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, आपको मैं शैक्षिक जो पिछड़े वर्ग हैं उन क्षेत्रों की शिक्षा के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो शैक्षिक जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वो दुर्गम क्षेत्र हैं, वनवासी क्षेत्र हैं, उसके बाद रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ आवागमन की सुविधाएं नहीं है और दूर दराज में हैं वो लोग, उनके लिए, पिछड़े लोगों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसके बाद में जो अगला आता है मेरा, वो आता है विकलांगों की शिक्षा के लिए। जो विकलांग हैं उनकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समानता लाने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समानता लाने के लिए इन्होंने मानसिक रूप से जो विकलांग हैं, शारीरिक रूप से जो विकलांग हैं, विकलांगता दो प्रकार की है, शारीरिक जो हमें स्पष्ट दिखाई देती है, अंग भंग, और मानसिक, मंदबुद्धि वगैरह, एकदम बिल्कुल बीमार। इनको सामान्य विकास के लिए नई शिक्षा नीति के जो उपाय सुझाए गए हैं उनके आधार पर इनको इस प्रकार से कुछ सुझाव बता रहा हूं, वो आप ध्यानपूर्वक सुने। प्रशिक्षणार्थियों, देखिए, पहला जो मेरा सुझाव है वो इस प्रकार है कि जहाँ तक संभव हो, अगर विकलांगता हाथ पैर आदि की हो तो ऐसे बच्चों के लिए सामान्य छात्रों के साथ में ही शिक्षा दी जाए। गंभीर रूप से जो बीमार हैं उनके लिए तो अलग व्यवस्था की जाए, लेकिन जिनके हाथ पैर थोड़े ही टेढ़े बुकले, कम विकलांगता है, उनके लिए तो एक साथ समान शिक्षा दी जाए जिससे कि उनमें हीन भावना जागृत न हो और वो सामान्य विद्यार्थियों के साथ में ही अध्ययन कर सकें बिना किसी भेदभाव के। और जिला मुख्यालय पर इस तरह के विद्यालय खोले जाएं जहां पर उनको विशेष विकलांग जो छात्र हैं उनको प्रवेश दिया जाए। विशेष रूप से जो विकलांग हैं, जिनके लिए जैसे मान लो अंधे हैं, उनके लिए जिला स्तर पर एक विद्यालय खोला जाए अलग से उनको ब्रेल लिपि की स्थापना की जाए। मतलब बहरे बालक हैं उनके लिए श्रवण यंत्रों की व्यवस्था की जाए। जो गंभीर रूप से विकलांग हैं उनके लिए विशिष्ट विद्यालय होने चाहिए, कम से कम जिला लेवल पर, तहसील पर नहीं हो सकते तो जिले पर तो होना चाहिए। और आवासीय विद्यालय भी होने चाहिए। जिला लेवल पर आवासीय विशिष्ट विद्यालय होने चाहिए जो केवल एक विकलांग, जो गंभीर रूप से विकलांग है, सामान्य विकलांग नहीं, गंभीर रूप से जो विकलांग है उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए। और वहाँ उनको छात्र इस विद्यालय के साथ में छात्रावास की भी सुविधा की जाए, संसाधनों की उनको व्यवस्था की जाए। इसके बाद में देखिए, विकलांगों को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए पर्याप्त उनको व्यवस्था की जानी चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए जिससे कि विकलांग बालक आत्मनिर्भर बन सकें और एक जो देश के नागरिक हैं उनमें अहम भूमिका निभा सकें, राष्ट्र के लिए अपनी अहम भूमिका निभा सकें, व्यवसायिक कार्यक्रम कर सकें, व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाए उनको जिससे कि वो नौकर नहीं मालिक बन सकें। वर्तमान जो शिक्षा है वो नौकरशाही शिक्षा है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर उनको व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाए तो वो नौकरशाही शिक्षा नहीं, वो मालिक बनने की शिक्षा
दी जाती है। मालिक, कंपनियों के मालिक मजदूर नहीं, नौकर नहीं, मालिक की शिक्षा दी जाती है। इसलिए उनको प्रशिक्षित किया जाए जिससे कि वो स्वयं अपना व्यवसाय उन्नत बना सकें। और प्राथमिक स्तर पर जो विकलांग बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए विशेष शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं जिससे कि वो बालक अधिक से अधिक शिक्षा में रुचि ले सकें और वे विकलांग जो बच्चे हैं उनकी कठिनाइयों को ठीक प्रकार से समझ करके उनका समाधान कर सके, ठीक प्रकार से समझ करके उनका क्या कर सकें, समाधान कर सकें। तो ये मैंने आपको विकलांग शिक्षा के बारे में बताया। अब आता अल्पसंख्यकों की शिक्षा। अल्पसंख्यकों की शिक्षा तो देखिए अल्पसंख्यक वर्ग है, इसमें कुछ जो व्यक्ति हैं वो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उनको सामाजिक न्याय और समानता के लिए अल्पसंख्यक है, उनकी संख्या भी कम है। अल्पसंख्यक का मतलब यही है। तो ऐसे वर्गों के लिए शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए, अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर। और अल्पसंख्यकों की जो भाषा है, संस्कृति है और उनका संरक्षण के लिए अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने के लिए उनको ऐसे अवसर दिए जाएं जिससे कि वो संविधान में दिए गए अधिकारों का पालन किया जा सके, वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। और मूल जो पाठ्यक्रम है उसके साथ साथ में पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से, मूल जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के साथ साथ में पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से, पाठ पुस्तकों के माध्यम से और विद्यालय की जो गतिविधियां हैं जो सामान्य राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, सामान्य राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समेकित आधार प्रदान कर सकें, समेकित आधार प्रदान कर सकें। यह अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बारे में है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बारे में है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपका पुनः ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मेरा जो आज का टॉपिक चल रहा है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और समानता के लिए शिक्षा। उसमें मैंने आपको ये पॉइंट बताए, अल्पसंख्यक का पूरा हुआ। अब अंतिम है प्रौढ़ शिक्षा। अरे विद्यालय से शिक्षा से वंचित रह गए और बड़े बुजुर्ग, उनके लिए साक्षरता अभियान चलाए जाएं जिससे कि वो साक्षर बन सकें और उनमें भी ऐसी ललक हो। तो विभिन्न जो पद्धतियां हैं उनके माध्यम से, उनके उपयोग के बावजूद भी, विभिन्न पद्धतियों के उपयोग के माध्यम से भी अगर बच्चा शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है और वो शिक्षा से वंचित रह जाता है और वयस्क और प्रौढ़ की स्थिति में आ जाता है, वो बालक नहीं है, अब वो युवा हो जाता है, किन्हीं कारणवश से वो शिक्षा से वंचित रह गया और वो युवा हो जाता है। फिर उसके मन में जिज्ञासा होती है कि मैं भी पढ़ता तो बहुत अच्छा रहता। इसलिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं इनमें उनके लिए, वयस्कों के लिए, प्रौढ़ों के लिए शिक्षा का प्रावधान रखा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। और इसके लिए नई शिक्षा नीति है, उसमें भी इनके लिए सिफारिशें की गई हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में और नई शिक्षा नीति में। तो संपूर्ण राष्ट्र का ये संकल्प लेना चाहिए कि जो 5 से और 14 वर्ष तक तो उसमें आ गए, लेकिन 15 से और 35 वर्ग के जो युवा हैं उनके लिए, जो निरक्षर हैं उनके लिए जो निरक्षरता समाप्त करनी है, उनके लिए ऐसे केंद्रों की स्थापना की जाए जिससे कि वो साक्षर हो सकें। अनौपचारिक शिक्षा
प्रौढ़ शिक्षा ऐसे केंद्रों की स्थापना की जाए जो 15 से और 35 वर्ष तक की आयु में पुनः वो कम से कम साक्षरता प्राप्त कर सकें, अपने हस्ताक्षर वगैरह अपना छोटा मोटा कार्य कर सकें। तो राज्य सरकार, राजनीतिक दल, समाज सेवी संस्थाएं, इसके अलावा भी जो जनसंचार और शिक्षा संस्थाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार से साक्षरता कार्यक्रम को प्रचारित किया जाए। जो साक्षरता कार्यक्रम है, इस साक्षरता कार्यक्रम को अधिक से अधिक प्रचारित किया जाए। उसके बाद में अधिक से अधिक संख्या में इनके लिए अध्यापकों, छात्रों और युवाओं, नियोजकों और स्वैच्छिक संस्थाओं को इस कार्यक्रम को निष्ठापूर्वक संचालित करना होगा। और साथ ही साक्षरता का जो जन साक्षरता अभियान में इनको क्रियात्मक ज्ञान, कार्यात्मक ज्ञान तथा सामाजिक आर्थिक यथार्थ का ज्ञान, वास्तविकता का ज्ञान और उनमें परिवर्तन की संभावना देखनी होगी। साक्षरता की अलग जगानी होगी उनके साथ में, सभी को मिलकर के, किसी विशिष्ट को नहीं, सभी को। तब ये साक्षरता कार्यक्रम सफल होगा और प्रौढ़ और जो निरक्षरता है और युवा जो निरक्षरता है ये समाप्त की जाएगी, उन्मूलन किया जाए इनका। और लाभ प्राप्त करने वाले जो सहयोग ऐसे जो कार्यक्रम हैं, लाभ प्राप्त करने वाले सहयोगी ऐसे जो कार्यक्रम हैं उनको शिक्षा के द्वारा चलाया जाए और उनको उनकी जो सीमा संबंध हैं उनको राष्ट्रीय लक्ष्यों, अब राष्ट्रीय लक्ष्य कौन कौन से, जैसे राष्ट्रीय एकता ये लक्ष्य है, राष्ट्रीय एकता है, नारी समानता है, स्त्री समानता, स्त्रियों की समानता, नारी समानता। उसके बाद में वातावरण संरक्षण, उसके बाद में भी निर्धनता। हाँ, तो विद्यार्थियों, प्रशिक्षणार्थियों, प्रौढ़ शिक्षा चल रहा था अपना। इसके अंतर्गत देखिए ग्रामीण क्षेत्र में सतत शिक्षा केंद्र कंटिन्यू एजुकेशन सेंटर, सतत शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। उसके बाद में जो नियोजक हैं, श्रमिक हैं, सरकार से संबंधित जो एजेंसियां हैं, उनके लिए श्रमिकों को भी शिक्षा दी जाएगी। नियोजकों के द्वारा जो फैक्ट्रियां वगैरह चलती हैं, उनके जो मालिक हैं, नियोजक हैं, प्रबंधक हैं, उनके द्वारा भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए मजदूरों के लिए। और समूह अधिगम के जो साधन हैं, जैसे टीवी है, दूरदर्शन, रेडियो है, फिल्मों का उपयोग किया जाए। इसके बाद में दूरस्थ जो शिक्षा के जो कार्यक्रम हैं उनका आयोजन किया जाए। दूरस्थ शिक्षा के जो कार्यक्रम हैं उनका भी प्रौढ़ शिक्षा में अधिक से अधिक सम्मिलित किया जाए। उसके बाद में देखिए आवश्यक व रुचि पर आधारित जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है, प्रौढ़ शिक्षा में जो रुचि के अनुसार जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है उनमें उनको अधिक से अधिक साक्षरता बनाया जाए और उनमें भी प्रशिक्षण दिया जाए। रुचि के अनुसार जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, उच्च जो शिक्षा संस्थान हैं, कॉलेज वगैरह, विश्वविद्यालय वगैरह, उनके द्वारा जो सतत शिक्षा की जो व्यवस्था की जाए, सतत शिक्षा की कंटिन्यूइंग एजुकेशन सेंटर्स, सतत शिक्षा की व्यवस्था की जाए, कंटिन्यू एजुकेशन। उसके बाद में पुस्तकालयों, प्रकाशनों तथा वाचनालयों के द्वारा, पुस्तकालयों के द्वारा उनको प्रोत्साहन दिया जाए। ऐसे बालकों के लिए अधिक से अधिक क्या दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए।
और प्रोत्साहन के द्वारा उनको अच्छे लक्ष्यों की निर्धारित की जाए। इसके बाद में देखिए, प्रशिक्षणार्थियों में आपका ध्यान पुनः आकर्षित कर रहा हूं, वो इस प्रकार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये तो आपकी अभी चल रही है, इसमें समानता के लिए मैंने आपको ये प्रकाश डाला है। अब इससे आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और समानता के लिए जो शिक्षा थी उनमें ये थे मुख्य मेरे 6 पॉइंट। पहला है अनुसूचित जातियों की शिक्षा, एसटी वर्ग के लिए, स्त्रियों की समानता के लिए शिक्षा, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा एसटी वर्ग के लिए, अन्य शैक्षिक जो पिछड़े वर्ग हैं और पिछड़े क्षेत्रों के जो लोग हैं उनके लिए शिक्षा। उसके बाद में विकलांगों की शिक्षा, हैंडीक्राफ्ट्स, जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनकी शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा। इसके बाद में प्रौढ़ शिक्षा। ये मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और समानता के लिए शिक्षा के बारे में प्रकाश डाला है। इसके लिए आपको पुनः बारंबार धन्यवाद।